हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है, D SSS जो कि पार्ट बी वाला सेक्शन है, हम लोग टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए पूरे सीरीज को कवर कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो हमारा 10 से 11 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है D SSS TGT PGT PRT टीचिंग मैथोलॉजी करके वो सेक्शन है। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो, यहाँ से आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी और प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे ही आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, आज का टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद प्रेरित होती है? तो किस प्रकार की, पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाहरी अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल बी हो जाएगा, मतलब केवल 1, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो कैसी होती है? रुचि या आनंद से प्रेरित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस एप्लीकेशन को 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। एनसीईआरटी की सभी डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को मुफ्त में उपयोग किया जाता है। तीसरा है, एप्लीकेशन अंतराफल केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल दूसरा। तो जो ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा कि जो एनसीईआरटी है, बाय एनसीईआरटी के सभी जो डिजिटल ई बुक्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। किस एप्लीकेशन पे? ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बच्चा ए मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो वह को छोड़कर सभी दिए गए अभिलक्षणों का दर्शाएगा। तो खाना निगलने की समस्या में, ठीक है, तो ये इसको छोड़ के बाकी सभी वो जो लक्षण हैं उसको आपको दिखाई देंगे कि अगर बच्चा मानसिक बीमारी से पीड़ित है। जैसे उसका वजन बढ़ना या घटना अचानक से, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी उसको, ठीक है। लेकिन जो खाना निगलने में समस्या है, इसको छोड़ के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सिम्बॉलिक मॉडल फॉर इमिटेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कॉमिक कैरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिम्बॉलिक मॉडल्स फॉर इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल द गिवन एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट। जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ये इंक्लूड करती है ऑल द गिवन एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टीचिंग, ठीक है। टीचिंग को छोड़ के बाकी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये इसको छोड़ के को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड करती है, ठीक है। डिबेट आता है भाई, डांस भी होता है, एग्जीबिशन किसके अंतर्गत आता है? ये सब को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लेकिन टीचिंग को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश के प्रति सरकार के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है देश की सीमाओं की सुरक्षा, दूसरा है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, और तीसरा है प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित लोगों के लिए सहायता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल। जो भाई सरकार है, देश के प्रति जो सरकार के कर्तव्य हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह होनी चाहिए, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें आएँ तो उनसे जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच थेरेपी हेल्प्स चिल्ड्रेन हु आर अफेक्टेड बाय इंजरी और डिसेबिलिटी थ्रू मूवमेंट, एक्सरसाइज एंड मैनुअल थेरेपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपी के अंदर आता है भाई, जो डिसेबिलिटी, एक्सरसाइज एंड मैनुअल थेरेपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ गया? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पास हुआ था। कब? 1878 में। याद रखिएगा, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं D SSS में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सुझावात्मक हस्तक्षेप रणनीति अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय में शामिल करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकती है? पहला है बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण की निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए। दूसरा है अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ काम करने के अनुभव वाले अनुसूचित जाति के शिक्षकों की भर्ती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों बिल्कुल
कि जो निम्नलिखित में से कौन सी सुझावात्मक मतलब सजेशन होना चाहिए हस्तक्षेप रणनीति जो कि अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय में शामिल करने के लिए संबंधित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। जो शिशु विद्यालय है उसको सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। पहला है पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, मतलब लचीला होना चाहिए और आसान भी होना चाहिए। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, जो केंद्र का भौतिक वातावरण है वो बाधा रहित होना चाहिए। और तीसरा है शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा तथा तीसरा तीनों सही है। जो पाठ्यक्रम है नम्य और सुलभ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। केंद्र का जो भौतिक वातावरण है वो बाधा रहित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और शिशु विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु है। तो लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर सी है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑब्जर्वेशन इज अ कॉमन एंड नेचुरल मेथड ऑफ ह्यूमन लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशन है ये कॉमन और नेचुरल मेथड है किसका, ह्यूमन लर्निंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के रिगार्ड में कौन सा सही है। तो पहला है इट इज ऑल्सो नॉन एज वेरियस लर्निंग। दूसरा है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 है। बेगम हजरत महल ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो अवध, ठीक, अवध से किया था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में लोकार्पित की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1974। कब, 1974, ठीक। तो जो भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना में लोकार्पित की गई थी, तो 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है छात्रों को कक्षा में नियमित सफाई के लिए शामिल किया जा सकता है। दूसरा है कक्षा में वायु संचालन की कमी छात्रों की एकाग्रता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल। जो कक्षा का भौतिक स्थिति है, फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल कंडीशन है, वो कौन सा कथन सही है इसमें से। तो छात्रों की जो कक्षा है वो नियमित सफाई में शामिल होना चाहिए। दूसरा है कक्षा में वायु संचालन की कमी छात्रों की एकाग्रता को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। पहला है कविताएं पढ़ रहा, दूसरा है प्रयोग कर रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल। जब शिक्षक कविताएं पढ़ रहा हो या प्रयोग कर रहा हो तो बेहतर यही होगा कि छात्रों को कैसे अर्धवृत्ताकार के रूप में बैठाया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। किसमें, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। क्या, आरटीई 2009। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय प्राधिकरण में शामिल है। पहला है जिला परिषद, दूसरा है नगर निगम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। क्या, पहला तथा दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। इन स्कूल्स क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। जो स्कूल हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड्स के रूप में एक क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको। तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
तीसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा बिल्कुल। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो आज हमारा टॉप 20 क्वेश्चन जो है माय डियर फ्रेंड्स वो हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें ठीक है ऐसे ही हो रही हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट एक बेहतर अगर एग्ज़ाम क्रैक वही कर पाता है जो 6-7 महीने 8 महीने पहले से ही प्रिपरेशन करता है, न कि बजाय, हाँ ज़रूर सफल होते हैं 1-2 महीने में प्रिपरेशन करने वाले, लेकिन उनका रेशियो कम रहता है। मोस्टली लोग जो 6-7 महीना मतलब एग्ज़ाम आने से 6-7 महीना पहले से प्रिपरेशन करते हैं, उन्हीं की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सिलेक्शन ज़्यादा बनती है, सिलेक्शन होने की। इसलिए कह रहा हूँ अभी से तैयारी में लग जाइए। इलेक्शन के बाद आपको DSSB PRT की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, तब आप इधर हाथ पाँव मारेंगे क्या करें क्या नहीं करें। तो उससे बेहतर है कि अभी चीज़ों को सुचारू रूप से करिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो DSSB की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए और नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।